सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम उन बच्चों को जिन्होंने सलाम किया। तो बच्चों हमारा एक टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक को विल कंटिन्यू आउट, हमसे अपना आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। वो टॉपिक हमने कल शुरू किया था लेकिन उस टॉपिक को हम ज़रा फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचा सके थे। आइए ज़रा उसको कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में आपको याद होगा वी विल डिस्कस 3 पॉइंट्स और टॉपिक था थ्योरीज अबाउट लाइट, रोशनी के मुतालिक नज़रियात। कल के जो 2 पॉइंट्स थे उन 2 पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, याद रखिए मुख्तसर करके बताया जा रहा है तो डिटेल नहीं बताई जाएगी, कि रोशनी जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, और इन ज़र्रात को कॉर्पस्कल कहा गया था। और क्रिश्चियन हाइगन ने कहा कि रोशनी ज़र्रात नहीं बल्कि वेव फॉर्मेट बनाती है और वेव के अंदाज में ट्रेवल करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाइगन जो था वो वेव का ज़मीन से सूरज तक वेव का रोशनी का सूरज से ज़मीन तक आने का मामला क्लियर नहीं कर सका था, और उसने एक फर्जी मीडियम ईथर के बारे में बता दिया था कि सूरज से आने वाली रोशनी इस ईथर नामी मीडियम से पास होकर ज़मीन तक पहुंचती है। इसके बाद क्या कहते हैं साइंसदान आए थे, तीसरा जो पॉइंट था उनका नाम था थॉमस यंग। उनका काम हमारे कोर्स में लिखा हुआ भी है, और उन्होंने एक तजुर्बे से लाइट का इंटरफेरेंस साबित किया, और लाइट का इंटरफेरेंस साबित करने से उन्होंने ये बात बताई कि रोशनी जो है वो इंटरफेरेंस करके दिखाती है, तो लाइट एक वेव है। जो चीज़ इंटरफेरेंस करेगी वो लाजमी वेव कंसीडर की जाएगी, ठीक है। और उस ज़माने के अंदर जो लोग हाइगन्स की वेव थ्योरी से इख्तलाफ करते थे वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को प्रूव हो जाने पर और सामने प्रैक्टिकली देखने पर वो भी काफ़ी हद तक क्या कहते हैं सेटिस्फाई हो गए थे, जस्टिफाई हो गए थे, और ये बात मानी जाने लगी थी कि लाइट जो है वो असल हकीकत में वेव नेचर रखती है। लेकिन अभी भी उनके जो एक सवाल उनके जहन में घूम रहा था कि हाउ लाइट प्रोपगेट फ्रॉम सन टू अर्थ विद अ मीडियम नोन एज ईथर, के रोशनी सूरज से ज़मीन तक एक फर्जी मीडियम ईथर में से कैसे आके बढ़ रही है, कैसे पहुंच रही है। इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। तो बच्चों एक साइंटिस्ट ने 1830, 35 और 40 की शायद दहाई में मेरे ख्याल से, और उन्होंने एक तजुर्बे के ज़रिए कुछ वेव्स जनरेट की थी। और वो तजुर्बा क्या था, एक क्रिस्टल लेकर उसको इलेक्ट्रिकली ऑस्किलेट किया गया था, यानी क्रिस्टल लिया था और क्रिस्टल को वाइब्रेट करवाकर उससे वेव्स जनरेट की गई थी। वो जो वेव्स निकली थी उन वेव्स को साइंटिस्ट ने स्टडी करा, और स्टडी करके उन वेव्स का नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस साइंटिस्ट का नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और उसने इसके लिए थ्योरी पेश करी जो बड़ी मशहूर थ्योरी है और कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड निकाली, और फिर इसके बाद उसने रोशनी की जो स्पीड थी वो भी पता चलाई, और दोनों की स्पीड सेम निकली, मैच हुई। इससे उसे ये अंदाज़ा हुआ और ये पता चला कि लाइट भी हकीकतन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। मज़ीद तजुर्बा से पता चला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये भी इसने तजुर्बात से पता चलाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें प्रोपगेट होने के लिए, पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ज़मीन तक, जो सूरज से ज़मीन तक आ रही है, वो बगैर किसी मीडियम के सहारे के आ रही है, और इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ हद तक इजाला हो गया उस बात का, और वो क्या था आपको बताते हैं, और वो ये था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, शॉर्ट में मैंने लिखा है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which can propagate from one point to another
one point to another without need of any medium। बच्चों ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम आया था, जो कि मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर बताया था कि रोशनी असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको आगे फैलने के लिए या आगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसे किसी तरह का कोई भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ओके करें, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है, तो हमने 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम 5वें पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों कुछ अरसा गुजरा और दो साइंटिस्ट यहाँ तक तकरीबन इस नज़रिए के आने के बाद वो जो सवाल एक रेज हो रहा था कि लाइट क्या चीज़ है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके बारे में जो सवालात हो रहे थे वो काफ़ी हद तक आंसर्ड किए जा चुके थे, जवाब उनके दिए जा चुके थे, और ये बात क्लियर ज़्यादातर हो गई थी और लोगों के जहन में ज़्यादातर ये बात बैठ गई थी कि लाइट एक असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और क्या कहते लाइट एक वेव है और लाइट पार्टिकल नहीं है। सिर्फ ईथर का जो मसला था वो खाली हल नहीं हुआ था और ये क्लियर हो गया था कि सूरज से ज़मीन जो आ रही है तक जो रोशनी आ रही है बगैर किसी सहारे के आ रही है। ये जो ईथर का मामला ये क्या है, ये बात भी आगे चल के क्लियर हो गई। दो साइंटिस्ट थे जिनमें से एक का नाम था माइकलसन, आपके कोर्स में लिखा हुआ भी है, और दूसरे का नाम था मोरले। जिन दोनों ने मिलकर एक तजुर्बा किया था जिसे कहते हैं फिजिक्स के अंदर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इस तजुर्बे के ज़रिए, ये आपके कोर्स में नहीं है तजुर्बा, इसके ज़रिए इन्होंने वेरीफाई करा कि देयर इज़ नो सच मीडियम लाइक ईथर एग्जिस्ट बिटवीन सन एंड अर्थ। इस तजुर्बे से ईथर नामी मीडियम का तस्वुर सिरे से ख़त्म हो गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Michelson-Morley. According to Michelson-Morley experiment, there is no such medium. There is no such medium exist like ether between sun and earth. इस तजुर्बे से इस दोनों साइंसदानों ने एक जो सवाल था उसका जवाब भी दे दिया कि ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, बात थोड़ी सी मज़ीद क्लियर होती जा रही है। रोशनी एक वेव है, लोगों का मानना पक्का होता जा रहा है, लेकिन ये बात ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब 18वीं सदी का तकरीबन इख्तिताम आ रहा था। तो उस वक्त कुछ फिज़िक्स को बड़े डिफरेंट किस्म के फिनोमेनास डिस्कवर हुए, जिनमें से एक फिनोमेना का नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये फिनोमेना एक ऐसा था जिसमें रोशनी को इस्तेमाल किया गया था, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आगे पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ डिटेल नहीं बता सकते, समझ में नहीं आएगा आपके। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था इसको क्या कहते हैं, जब फिज़िक्स में डिस्कवर हुआ इसमें रोशनी इस्तेमाल होती थी। जब हमने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लाइट की वेव थ्योरी, क्योंकि रोशनी को वेव माना जाने लगा था और ये माना जाता था कि रोशनी एक वेव है, और रोशनी के वेव के नज़रियात को सामने रखकर और उससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ों को सामने रखकर जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने की कोशिश करी तो ब्लैक बॉडी का समझाना और वर्स्ट हो गया, यानी और ज़्यादा बुरा हो गया कि मामला जो थे वो और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक्सप्लेनेशन की, यानी बहुत ज़्यादा इतना बुरा मामला हो गया कि लोग फिज़िक्स के ऊपर डाउट करने लगे।
यानी फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उस पर डाउट करने लगे, शायद कहीं फिजिक्स का सब्जेक्ट गलत तो डिजाइन नहीं किया गया, या फिजिक्स सब्जेक्ट की बुनियाद तो गलत नहीं रखी गई कि इतने गलत गलत किस्म के जवाब आने लग गए ब्लैक बॉडी की एक्सप्लेनेशन जब वेव थ्योरी से की जाने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा फिजिक्स के अंदर एक बड़ा वक्त आया था जिसमें वेव थ्योरी पे बहुत बड़ा सवाल निशान बन गया, क्योंकि वेव थ्योरी बुरी तरीके से नाकाम हो गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जबकि वहां पे रोशनी का इस्तेमाल किया गया। कुछ अरसे के बाद एक और फिनोमेना भी डिस्कवर किया गया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारे नाम अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उस पर काम किया था। डिस्कवर तो किसी और ने किया था, इन्होंने इस पर काम करा था और एक्सप्लेन किया था। इसमें भी रोशनी का इस्तेमाल था और रोशनी की वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी बुरी तरीके से बेटा एक्सप्लेन करने में नाकाम रही थी। यानी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होता है, बुरी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से नाकाम रही थी। और ये दोनों नज़रियात रोशनी से जुड़े हुए थे और वेव थ्योरी बिल्कुल भी इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा। यहाँ तक क्लियर है आपको सारी बातें? चैट में बताइएगा मुझे सारी कहानी समझ में आ रही है। तो बच्चों, दो फिनोमेना जो हैं वो किसी सूरत में वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो इन मसलों के हल के लिए एक और साइंटिस्ट मौजूद है, जाहिर सी बात है। तो उसी वक्त में हमें बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट मिला, थे तो पहले से ही, लेकिन उस वक्त मंजर आम पे आया वो साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लांक। और इन्होंने एक थ्योरी पेश करी और वो थ्योरी जो बड़ी पॉपुलर हुई, उसने ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मसला चुटकी बजा के हल कर दिया, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसी थ्योरी जो मैक्स प्लांक ने पेश करी को यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में एक ही नोबेल प्राइज़ रिवॉर्ड हुआ है, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पे हुआ। ये सब टॉपिक सेकेंड ईयर फिजिक्स में आएंगे बेटा। तो लेकिन उस नज़रिए से कुछ और बातें दोबारा से सामने आ गई। नज़रिया क्या था, आइए पहले आपको ज़रा लिख के बताते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा था मैक्स प्लैंक ने। इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम theory of light, quantum theory of light by Max Planck, light consists of very small packets of energy. These packets are called as quantum, and further they called photon. बच्चों, कहानी मुकम्मल तौर पे पलट चुकी है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये बताती है कि रोशनी असल में छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स पे मुश्तमिल है। और इन पैकेट्स को मैक्स प्लांक ने क्वांटा कहा था, बाद में इनको फोटोन कहा गया। अगर आप जहन पे जोर डालें तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये तो न्यूटन वाली बात को दोबारा से पेश किया जा रहा है अल्फाज बदल के। ये तो वही बात हो गई जो न्यूटन ने कही थी, लेकिन अल्फाज को बदला जा रहा है। बात वही है, क्योंकि पैकेट्स का लफ्ज़ आने से हमारे जहन में फिर वही तस्वुर जाग रहा है कि रोशनी असल में पार्टिकल नेचर रखती है, रोशनी वेव नेचर नहीं रखती। जबकि हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गया था कि लाइट इज़ अ वेव। लेकिन इस नज़रिए पर अगर हम बात करते हैं तो रोशनी एक वेव नहीं बल्कि क्या है, पार्टिकल है। और अगर हम इस नज़रिए को नहीं मानते तो बेटा उस ज़माने की फ़िज़िक्स गड़बड़ कर गई थी, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने फ़िज़िक्स को बुरी तरीके से चैलेंज किया था। और उस चैलेंज को इस थ्योरी के ज़रिए रिजॉल्व किया गया, उसका जवाब दिया गया, और ना सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि प्रॉपर हल भी कर लिया गया। तो ये बात मानी जाने लगी कि लाइट जो है वो असल में पार्टिकल है। बाद में आगे चलकर एक और साइंटिस्ट भी आए जिनका नाम था कॉप्टन,
और कॉप्टन साहब ने भी इस बात को कंफर्म किया, लाइट जो है वो असल में हकीकत में एक पार्टिकल है और ये पैक्ड फोटॉन्स के ऊपर मुश्तमिल है। उन्होंने फोटॉन्स का मामला वेरीफाई करके दिखाया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मामला करा था उसको मिलीकन नामी साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया था। ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आप इन सब बातों को जब अपने पास नोट करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारे साइंटिस्ट के मामले बेटर हो जाएंगे। एक हाईलाइटर अपने पास रखें, काम बातों को हाईलाइट कर लिया करें, तो जब आप इन्हें अपने पास लिखें तो जहाँ जहाँ साइंटिस्ट का नाम है उसे हाईलाइट कर लें। इस तरह मुख्तलिफ और जगहों पे जो काम आप कर रहे हो मैं हाईलाइट कर लिया करें। हाईलाइट हुई भी चीज़ें ज़रा फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाती हैं, तवज्जो हमारी तरफ खींच लेती हैं। तो बेटा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इन कॉप्टन इफेक्ट, इन कॉप्टन इफेक्ट A.H. कॉप्टन, ये साइंटिस्ट का नाम है A.H. कॉप्टन। इसके बारे में सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे। आर्थर होली कॉप्टन ऑल्सो verified the existence of photon while मिलीकन, ये स्पेलिंग बहुत छोड़ नहीं है, मुझे ये के लिखा हुआ है, कंफर्म नहीं हो, आई थिंक सो यही है। वाइल मिलीकन प्रूफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट which was presented by, which was explained by, ये सही रहेगा, explained by Albert Einstein। ये पूरा इसी क्वांटम थ्योरी के अंदर का सारा काम है। क्वांटम थ्योरी जो थी वो मैक्स प्लांक ने पेश की थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसी क्वांटम थ्योरी को बेस बनाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। बाद में मिलीकन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेरीफाई किया और कॉप्टन नामी साइंटिस्ट ने फोटोन की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई किया। सबका सारा मिलेगा। अब इन सारी बातों को सामने रख के फिर मुख्तलिफ और भी साइंसदान दरमियान में आए। मैं आपको उनमें से एक दो के नाम बता देता हूँ। एक जो साइंटिस्ट दरमियान में आया था उनका नाम था लुइस डी ब्रोए, एक साइंटिस्ट का नाम है लुइस डी ब्रोए। और एक और साइंटिस्ट सामने आए थे जिनका नाम था वार्नर हाइसेनबर्ग, वार्नर हाइसेनबर्ग। और भी कुछ साइंसदान सामने आए होंगे। इन सब ने डिस्कस करा बहुत ज़्यादा डिटेल से और सारी बातों के बाद जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन ये निकला कि लाइट जो है वो दर हकीकत में दो तरह की नेचर रखती है। लाइट जो है उसके पास डुअल नेचर है, लाइट वेव नेचर भी रखती है और लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है, लेकिन ये दोनों को एक साथ एग्जिबिट नहीं करती, एक साथ शो नहीं कराती। यानी लाइट अगर वेव नेचर में होगी तो वेव नेचर के अंदर होने पर वो कुछ खास फिनोमेना उसको फॉलो कर रही होती है, और जब ये पार्टिकल नेचर में होती है तो ये कुछ और फिनोमेना उसको फॉलो कर रही होती है, लेकिन एक साथ नहीं होती है। अगर वेव नेचर सामने आएगी तो पार्टिकल नेचर छुप जाएगी, और अगर पार्टिकल नेचर सामने आएगी तो लाइट की वेव नेचर छुप जाएगी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, हम अपनी सारी सलाहियतों को एक साथ बरोए कार नहीं लाते, जो रिक्वायरमेंट होती है वही सलाहियत सामने आती है। ठीक है, ये वही वाली बात है कि लाइट वेव और स्ट्रेट लाइट का सफ़र तो स्ट्रेट लाइन में ही होता है, ऐसी बात है। यहाँ सफ़र नहीं बल्कि लाइट की नेचर पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि आपको हलवा भी बहुत अच्छा बनाना आता है और आपको बिरयानी भी बहुत अच्छी बनानी आती है, लेकिन जब आप हलवा बनाएंगे तो बिरयानी की तरकीब के बारे में गौर करेंगे तो जवाब क्या होगा, नहीं, आप सिर्फ हलवा बनाने पर फोकस करेंगे। आता कि आपको बिरयानी बहुत अच्छी बनाने आती है तो बिरयानी वाली जो तरकीब है वो सारी की सारी हेड हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप हलवा बनाएं और हलवा बनाते दौरान बिरयानी की चीज़ें भी साथ में डाल दें, मुर्गी भी डाल दी, उसके मसाले भी डाल दिए, आते नहीं।
और जब आप बिरयानी बना रहे हैं तो हलवा बनाना भी आपको बहुत अच्छा आता है, उसकी तरकीब चुप हो जाएगी और आप बिरयानी बनाने फोकस करेंगे। ये नहीं कि आप हलवा बिरयानी बना रहे हो उसमें सूजी भी डाल दिया आपने, मज़ीद और लवाजमात भी डाल दिया। तो हम भी अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपनी बहुत सारी सलाहियतों को जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लाते हैं, बाकी को हेट कर लेते हैं। तो आखिर में हम कंक्लूजन क्या लिखें इन तमाम बातों के बाद? कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू ऑल अबव डिस्कशन, ये हमने बहुत डिटेल से सारी बातें करी, ऑल अबव डिस्कशन we can say that light having dual nature, लाइट के पास डुअल नेचर, लाइट दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। लाइट वेव भी है और पार्टिकल नेचर, दोनों तरह की नेचर रखती है। और लाइट अगर वेव है तो कौन से फिनोमेनास वेव की शक्ल में लाइट सपोर्ट करेगी, इसी को कंटिन्यू करने कंक्लूजन को। इन वेव नेचर लाइट एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है नुमाइश करना, दिखाना करके, ठीक है। लाइट एग्जिबिट इंटरफेरेंस, लाइट इंटरफेरेंस करके दिखाएगी, डाइफ्रैक्शन करके दिखाएगी, पोलराइजेशन करके दिखाएगी, ठीक है। और अगर लाइट एक फोटोन की शक्ल में है, ठीक है, पार्टिकल की शक्ल में, इन पार्टिकल नेचर, अगर लाइट एक पार्टिकल नेचर में है तो वो क्या करके दिखाएगी? इन पार्टिकल नेचर लाइट एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले तो ब्लैक बॉडी है, एग्जिबिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, particle nature light exhibit black body radiations, photoelectric effect, Compton effect। बेटा पेपर के अंदर हमें इस कंक्लूजन के ऊपर एमसीक्यूज मिलता है। ये आखिर में जो मैंने कंक्लूजन आपको लिखवाया स्पेशली 8.102, ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर तो लाजमी एमसीक्यूज आ ही जाता है। और वो ये होता है कि बताएं लाइट की जो वेव नेचर होती है वो कौन से फिनोमेना को सपोर्ट नहीं करती, लाइट की वेव नेचर कौन से फिनोमेना को सपोर्ट नहीं करती? तो उसका जवाब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सपोर्ट नहीं करती लाइट की वेव नेचर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सब बातें क्लियर हो गई अच्छी तरीके से? ओके करें मुझे। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों अब यहाँ पर हम आपको अपना जो टॉपिक है, जो चैप्टर है अपना प्रॉपर वो शुरू करते हैं। और ये तो थ्योरीज थी सारी, ये तो एमसीक्यूज बेस्ड था। अब आपको इस चैप्टर के अंदर हम लाइट की कौन सी नेचर के बारे में बता रहे हैं, लाइट की वेव नेचर के बारे में हम आपको यहाँ बता रहे होंगे। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर डिस्कस होता है, लाइट का वेव नेचर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में डिस्कस कराया जाता है। और आप यहाँ पे लाइट का इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन उससे कम है, और पोलराइजेशन सिर्फ डेफिनेशन और कुछ छोटी मोटी बातें लिखी हुई, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन टू आइडेंटिकल light waves enter in a same medium superimposed with each other, imposed
with each other so that their intensities will become maximum and minimum is known as such phenomenon. Such phenomenon is known as interference of light. बच्चों डेफिनेशन आपके सामने, ज़रा और से इस डेफिनेशन को देखें और फिर इसके बाद बातचीत करते हैं। जब दो एक जैसी लाइट वेव्स, एक जैसी लाइट वेव्स से मुराद क्या होता है? लाइट वेव्स जो होती हैं क्या कहते हैं, उनके पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी, एनर्जी को कहते हैं, एनर्जी होती है, एम्पलीट्यूड होता है। तो रेड कलर की लाइट जो होती है वो ग्रीन कलर की लाइट से मैच नहीं करती, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है, इंटेंसिटी अलग है। तो इसलिए लाइट एक जैसी होनी चाहिए। दो लाइट वेव्स जो हर तरह से एक जैसी हो, मतलब लाइट की वेवलेंथ, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, स्पीड वगैरह सब एक जैसा, और ये लाइट वेव्स एक मीडियम में इंटर हो जाए, एक मीडियम में, एक ही मीडियम में ब्रेक में इंटर हो। अच्छा, ये दो का खाली रेफरेंस दिया जा रहा है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन दो को समझाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती है, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती है ऐसे करके, ठीक है? जैसे मेरा ये हाथ है, ऐसे करके मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। और जब ये आपस में मिक्सअप हो जाती हैं तो नतीजे में इन लाइट्स की हमें इंटेंसिटीज, एनर्जी को कहते हैं, एनर्जी को, इनकी एनर्जी लाइट की हमें मैक्सिमम होती हुई नज़र आती है, ज़्यादा होती हुई नज़र आती है, और हमें मिनिमम कम होती हुई नज़र आती है, ज़ीरो होती हुई नज़र आती है। इस फिनोमेना का नाम, जिसमें दो एक जैसी वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए और उनकी एनर्जी बढ़ जाए और ज़ीरो हो जाए, कम हो जाए, तो बेटा इस फिनोमेना का नाम रखा गया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बताएं, डेफिनेशन समझ में आई? शाबाश। अच्छा, ये डेफिनेशन सुनने में, समझने में जाहिर सी बात है आपको ओके हो जाएगी और आप क्लियर कर देंगे। मुझे इस टॉपिक को समझाने से पहले कुछ एक दो मोटी मोटी कुछ बातें बतानी थी जो रह गई, वो बातें पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इनकी टाइप्स भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी इसकी टाइप होती है, और फिर हमारा लेक्चर एंड की तरफ चला जाएगा। हमें इसका जो मेन लेक्चर है वो अपनी फिजिकल क्लास में लेना था, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने टारगेट के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं। याद रखें, सेमी ग्रैंड टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका, कब का? 1 2 3 4 और 6। 10 चैप्टर नंबर 10 जो है वो सेमी ग्रैंड टेस्ट में शामिल नहीं है। 5 चैप्टर सेमी ग्रैंड टेस्ट में, 1 2 3 4 एंड 6। 10 आपको पढ़ा दिया गया है और आप इस वक्त 9 पे मौजूद हैं। ये सब सेमी ग्रैंड टेस्ट में नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको कोर्स के हिसाब से आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे अंदाज से आगे जा रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ बातें बताना रह गया ऊपर, तो इसलिए मैं उन बातों को अब यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, अलग से ज़रा देखिएगा। लाइट जो है बेटा, याद रखें, एक वेव है। लाइट इज़ अ वेव। 10 नहीं है बेटा, 10 नहीं है। वो मॉडल पेपर में दिया ज़रूर गया है, सेमी ग्रैंड टेस्ट के सिलेबस में शो ज़रूर कराया गया है, लेकिन वो है नहीं, शामिल नहीं है, क्योंकि असल में सेमी ग्रैंड टेस्ट जो होगा वो तमाम सेक्शंस का होगा, और बहुत सारे सेक्शन है जो लेट स्टार्ट हुए हैं, तो अभी उनके सारे काम कंप्लीट नहीं हुए होंगे शायद। हम तो सेक्शन ए, आप तो सेक्शन ए के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप लोग इससे बहुत बेटर पोजीशन में हैं। लाइट एक वेव है, ये बात हमें माननी है। और लाइट अगर वेव है तो ये कौन सी वेव है? तो बच्चों याद रखिए, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी वेव होती है जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम या सहारे की ज़रूरत नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी एक और ख़ास बात, लाइट जो है वो शेप के हिसाब से भी एक वेव है,
और लाइट जो शेप के हिसाब से जो वेव है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन मैट्रिक का चैप्टर नंबर 12 थोड़ा बहुत आपको याद आने लग गया होगा कि वेव्स को शेप शक्ल के हिसाब से, उसकी मूवमेंट के हिसाब से दो अंदाज से डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसमें वेव की जो पार्टिकल होते हैं वो पैरेलली मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, लाइक ऐसे करके ये मूव करा, इसने इसको हिट करा, ये आगे गया, फिर इस तरीके से और आगे होता है, हिट करा, तो ये ऐसे करके मूव करते हैं। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी के डब्बे चलते हैं ना, ये इस अंदाज की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ठीक है, लेकिन अगर एक डोरी का सिरा लें आप और डोरी का दूसरा सिरा किसी जगह मजबूती से टाई कर लें और डोरी का जो एक सिरा आपके हाथ में उसे पकड़कर आप जोर जोर से ऐसे झटके दें, तो आप देखेंगे डोरी के अंदर ऊपर नीचे होती हुई ऐसी एक वेव बनेगी। ये जो वेव बनती है डोरी के अंदर ऊपर नीचे, जिसमें वेव के पार्टिकल परपेंडिकुलर ऊपर मूव और परपेंडिकुलर नीचे मूव करते हैं, या साइडों में मूव कर सकते हैं लेकिन परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से हो सकती है जिसके अंदर वेव के पार्टिकल देखें ऐसे करके मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी मूवमेंट ऊपर की होती है, फिर ये वेव के पार्टिकल ऐसे करके मूव करते हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। दिस इज, इसको अगर हम सारे डॉट्स को मिला दें ऐसे करके, तो ये बन जाती है ट्रांसवर्स वेव। सही है बेटा, ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो सबसे ऊंचा मकाम होता है ये रहा, सबसे ऊंचा मकाम, मैक्सिमम हाइट, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। और जो सबसे नीचा निचला मकाम होता है, सबसे नीचा वाला, उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर एक हमें इस तरह से क्रस्ट और एक क्या बनता है इस तरह करके ट्रफ। यहाँ तक ठीक है, एक दो बातें और भी देख लें फिर हम लेक्चर को एंड कर देते हैं जल्दी से, शाबाश। अगर आप यहाँ से इस जगह से यहाँ तक का डिस्टेंस नापते हैं, ये वाला डिस्टेंस सर जिसमें पूरा कंप्लीट क्रस्ट और पूरा कंप्लीट क्या आ जाता है, ट्रफ आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का सिंबल है, ये कैपिटल वाई है जिसको आप समझ लें उल्टा करके बनाया गया, इसको हम पढ़ते हैं लैम्बार्डा। इस लैम्बार्डा के अंदर ये जो आपको बी नजर आ रहा है इसको साइलेंट रखना है, और अगर ये बी साइलेंट होगा तो ये क्या पढ़ा जाएगा, लैम्डा। ये यूनानी जबान का सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा। सो व्हाट इज लैम्डा, ये लैम्डा असल में क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन है बेटा, कि ये पूरा डिस्टेंस और ये वाला पूरा, इसको हम कहते हैं बेटा वेवलेंथ। वेवलेंथ के अंदर टोटल 4 हिस्से आते हैं ऐसे करके, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा और चार, चार हिस्से होना लाजमी है तो ही वेवलेंथ बनेगी। यहाँ पे मजीद देख लीजिएगा एक नज़र और इसके साथ लेक्चर हमारा एंड हो रहा है। इंटरफेरेंस के टॉपिक को मैं फिजिकल क्लास में जो पीर से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी इंशाल्लाह उसके अंदर कंटिन्यू करूँगा और उसके टाइप भी समझाऊंगा। मैंने आपके लिए एक वीडियो भी रेडी रखी हुई थी, लेकिन अभी मैं टाइम देख रहा हूँ बहुत कम है, वो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन चले कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे उसको, यानी बाद में कभी शेयर वगैरह करा देंगे। तो देखें वेवलेंथ के हिसाब से मजीद बता रहा हूँ आपको, मजीद देख लीजिएगा लाइक दिस। ओके, ये देखिए, दिस इज द क्रस्ट, दिस इज द ट्रफ, दिस इज द क्रस्ट, दिस इज द ट्रफ। सो अगर आप क्रस्ट टू क्रस्ट चाहते हैं, क्रस्ट टू क्रस्ट, ये रहा ऐसे करके लाइक दिस, तो बेटा ये भी आपका लैम्डा होगा। तो लगातार क्रस्ट के दरमियान का फासला भी लैम्डा होता है। इसके अंदर वही 4 हिस्से बनने चाहिए। अब हम यहाँ से नहीं, यहाँ से नापेंगे, एक नीचे वाले 2 काउंट हो गए, दूसरा तीसरा और यहाँ तक एंड करेंगे, 4 हो गए। इसके आगे का ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दो लगातार ट्रफ के दरमियान का भी फासला नाप लें, दिस इज द ट्रफ, दिस इज द ट्रफ, और यहाँ से यहाँ तक का ये फासला नापे, तो ये फासला भी लेमडा ही कहलाएगा। याद रखिएगा लेमडा में टोटल 4 हिस्से बनते हैं। तो यहाँ भी देखें, यहाँ से शुरू करें ऐसे करें, ये भी काउंट हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ खत्म हो जाएगा 4। सब बच्चे यहाँ तक मुझे ओके करेंगे कि हाँ ऐसा यहाँ तक सब समझ में आ गया, बहुत डिटेल से सारी बातें क्लियर हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है लाका। और इंशाल्लाह दुआ गो रहे हैं कि ये जो अभी डेज आ रहे हैं इससे मज़ीद कोई और गड़बड़ ना हो, और 18 तारीख से हम इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से फिजिकल क्लास स्टार्ट कर दें, प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह ताला। और पीर के दिन फिर मैं आपको इंटरफेरेंस को मज़ीद समझाता हूँ, टाइप्स बताता हूँ और उसके अंदर मज़ीद और कंडीशन वगैरह क्लियर करता हूँ। अपना अपना घर वालों ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।